नमस्कार मित्रों। आज हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे विवादास्पद तथ्यों के संदर्भ में जिसके बारे में समाज में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं। हम पहले भी लिखते आए हुए हैं फेसबुक पर और ट्विटर पर इस संदर्भ में, लेकिन इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग करके उचित माध्यम के द्वारा पहली बार कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं अनादि शंकर जी आए हैं दिल्ली से। ये फिल्म दुनिया के फिल्म मेकर हैं। इन्हीं की इच्छा से और इन्हीं के सहयोग से काम शुरू होने वाला है। और आज हम बात करेंगे, हाल ही में एक बड़ा विवाद छिड़ा था। एक बड़े नेता का बयान आया जाति के संदर्भ में, ब्राह्मणवाद के संदर्भ में, और उसके बाद सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर उसको काफ़ी लोगों ने आलोचना किया और अपना पक्ष रखा। तो हम आज उसी संदर्भ में बात करेंगे कि इसमें तथ्य कितना है और अफवाह कितनी है। नमस्कार सर जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वर्ण व्यवस्था क्या है और क्या आज के समय में, आज के मॉडर्न एरा में, क्या ये वर्ण व्यवस्था अभी भी चल रही है? देखिए, किसी चीज़ को अगर हम नहीं समझते हैं या हमको गलत समझाया गया है तो हो सकता है कि हम उसके बारे में गलत राय बना लें। पूरी दुनिया में कोई ना कोई व्यवस्था होती है, शुरू से रही है और आज तक है, लेकिन उसकी व्याख्या या दुर्व्याख्या किस तरह से की गई है वही हमारे माइंडसेट को तय करती है। अब जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विवक्षा, कि गुणों के अनुसार ही जो हम कर्म करते हैं, हमारे अंदर जो तीन गुण हैं, तीन गुणों से बने हैं प्रकृति, सत्य रज और तम, उन्हीं से हम बने हैं और उन्हीं गुणों के अनुरूप हम काम करते हैं और उन्हीं के अनुसार ये व्यवस्था बनाई गई है। जो गुण हमारे अंदर होंगे उन्हीं गुणों के अनुसार हम कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है, कोई व्यक्ति बहुत शांत होता है, कोई वक्त पैदाइशी ब्रिलियंट होता है। अब तेंदुलकर पैदाइशी ब्रिलियंट है, लता मंगेशकर पैदाइशी ब्रिलियंट है। अब इनको अगर आप इनको किसी और चीज़ों में डालोगे कि आप अपने दूसरे सिस्टम में अगर ये जाते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, तो कितने क्या इस ऊंचाई पर पहुंच पाते। तो ये गुण कर्म का अर्थ ये होता है। अब वर्ण व्यवस्था में जो हमारी व्यवस्था है आज की डेट में, अगर उसको डिफाइन करें, ब्राह्मण का अर्थ था मेधा शक्ति। मेधा मीन्स इंटेलेक्चुअल पावर। इंटेलेक्ट हर एक में होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर किस्म का इंटेलेक्ट। क्षत्रिय का अर्थ होता है रक्षा शक्ति। क्षत्रिय का अर्थ है रक्षा शक्ति। रक्षा मीन्स डिफेंस फोर्सेस। वैश्य का अर्थ है ट्रेड पावर ऑफ किसी भी सोसाइटी का ट्रेड पावर है या नेशन का ट्रेड पावर है। जो सबसे बड़ा जो भ्रम है शूद्रों के बारे में कि इनको पता नहीं क्या क्या नीच या इस तरह से समझा गया, लेकिन वो हमारे शास्त्रों के अनुसार नहीं। कौटिल्य जो कहते परिभाषा देते हैं, कौटिल्य परिभाषा देते हैं कि स्वधर्मों, अपने स्वधर्मों का अर्थ है कि अपने एप्टीट्यूड के अनुसार जो व्यक्ति वार्ता शिक्षा में आगे हो। वार्ता का अर्थ है टेक्निकल एजुकेशन, और उसमें आज के डेट में अगर हम परिभाषित करें तो उसमें सर्विस सेक्टर आएगा, उसमें टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग आएंगी, उसमें उस समय खनिज पदार्थ आता था। हालांकि अभी जो आप कहोगे कि सैटेलाइट के बारे में नहीं चर्चा है, लेकिन खनिज पदार्थ, फिल्मी दुनिया का सारा काम, ठीक है, जिसमें नट, चारण, भाट, गायन, वादन, एग्रीकल्चर, इवन वाणिज्य भी, ये सब शूद्र कर्म में आते हैं। तो क्या, मेरा ये प्रश्न है आपसे, क्या पूरी दुनिया में मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, ट्रेड शक्ति और ये मैन्युफैक्चरिंग पावर और सर्विस सेक्टर आज भी नहीं चल रही है किसी न किसी रूप में? चल रही है। तो ये जो कहा जाता है कि शूद्रों को मोस्टली आइडेंटिफाई किया जाता है स्वीपर या चमड़े का काम करने वाले, या जो छोटा जो मतलब साफ सफाई का काम करते हैं, उनसे शूद्रों को इसके पहले हम रिप्रेजेंट किया जाता हम है। उसको इस पर आएंगे।
इसके पहले हम एक चीज़ ये कहना चाहेंगे आपको, एक होती है मूल व्यवस्था और दूसरी होती है वैकल्पिक व्यवस्था। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आज भी शिक्षण कार्य जारी है जो ब्राह्मण करते थे, रक्षा कार्य जारी है चाहे आर्मी हो चाहे पुलिस हो, वाणिज्य है, पूरी दुनिया आज वाणिज्य पर ही आधारित है। जिस देश का जितना बड़ा वाणिज्य उतना ही बड़ा ताकतवर देश। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, क्या ये जो अल्टरनेट व्यवस्था तैयार हुई है, ये क्या जो मौलिक व्यवस्था थी उसके क्वालिटी का हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती? कतई नहीं हो सकती। क्योंकि उदाहरण स्वरूप मैं देता हूँ, ब्राह्मण जब शिक्षा देता था, और इसके प्रमाण है 1820 तक के प्रमाण है, ये पुस्तक है ये धर्मपाल की, इसमें लिखा हुआ है, डाटा है कलेक्ट करके इन्होंने लिखा था कि जो ब्राह्मण शिक्षा देते थे गुरुकुलों में वो कोई फीस नहीं लेते थे। और आज की डेट में शिक्षा का कार्य कितना महंगा है, हर कोई परिचित है इस बात से। सर आज शिक्षा ब्राह्मण वर्ग में आएगी या क्या अब बोलते जब हैं? व्यवस्था बची नहीं वाली तो हम उसके बारे में कैसे कह सकते हैं? अभी तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, जी लेकिन डेमोक्रेटिक व्यवस्था है तो ठीक है, हम उसका कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन आप अकारण ही जो एक व्यवस्था थी उसको क्यों गाली दे रहे हैं? आप इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है। जैसे अभी आपने कहा शूद्रों के बारे में, इसको आपको अगर समझना है तो भारत और विश्व को इकोनॉमिक हिस्ट्री को समझना होगा। और जो ब्रिटिश भारत में आए और उन्होंने जो भारत में जो भारत के बारे में जो हिस्ट्री लिखी और भारत पे आरोपित की, दोनों को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक इसको ये प्रश्न अनुत्तरित रहेगा। क्योंकि जो हिस्टोरियन है उसको इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में कतई नहीं पता है, और जो इकोनॉमिक हिस्टोरियन है उसको हिस्ट्री जो भी है सही है गलत है अफवाहजनक है इसके बारे में नहीं पता है। आप ये समझिए कि विश्व में कई इकोनॉमिक हिस्टोरियन हुए हैं। पिछले शताब्दी में पाल वेरोस था, इस शताब्दी में एंगस मैटसन ने बड़ी किताब लिखी है 2001 में, द वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियल पर्सपेक्टिव। 2000 साल की इकोनॉमिक व्यवस्था कैसी थी पूरी दुनिया में और अलग अलग देशों का कितना कंट्रीब्यूशन था, इस पर उन्होंने करीब 500 पेज की एक बहुत ही बड़ी किताब लिखी है रिसर्च करके डाटा के साथ, और वो गूगल पर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो बताते हैं कि 1500 तक भारत विश्व का अग्रणी देश था इकोनॉमी के संदर्भ में, चीन उसके पीछे था। कहते हैं हमारा 27 से 29% नहीं, टिल 1500 भारत विश्व की 35% जीडीपी का प्रोड्यूसर था। अच्छा ओके, फिर उसके बाद मुगल आते हैं, तो मुगलों के समय शासनकाल में अगले 250 वर्षों में यह जीडीपी घट करके 23% या 24% बचती है। मतलब देयर वाज अ लॉस ऑफ 11% 12% जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल रूल। बट हमारे इतिहासकार बताते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था, जो कि ऐसा लगता नहीं है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि भाई इतना ही कम क्यों गिरा? क्योंकि आने वाले समय काल में जब ब्रिटिश 1757 में भारत में आएगा और 1947 में जाएगा, उसके पहले भारत का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा। भारत 23% जीडीपी का मैन्युफैक्चरर था 1750 में, जब ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मिला के मात्र 2% जीडीपी के निर्माता थे, सिर्फ 2%। मात्र 2%। और 1900 आते आते भारत मात्र 2% जीडीपी का निर्माता बचा। 2% को और प्रिसाइज करें तो 1.8%। अब यहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि ये जीडीपी के मैन्युफैक्चरर कौन थे? वो ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय थे, वो वैश्य थे या शूद्र थे? क्योंकि ब्राह्मण तो मान लीजिए शिक्षा का कार्य कर रहा है, क्षत्रिय डिफेंस का काम कर रहा है। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं था कि कोई ब्राह्मण है तो वो नहीं करेगा, वाणिज्य नहीं करेगा, या क्षत्रिय है तो वो वाणिज्य नहीं कर सकता, ऐसा कोई नियम नहीं था।
इसके भी प्रमाण है, अगर आप मांगेंगे तो हम दे देंगे आपको। जो वाणिज्य है वो ट्रेड करता था, तो प्रश्न ये उठता है कि इस विशाल जीडीपी का मैन्युफैक्चरर कौन था, या विशाल जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कम्युनिटी को, समुदाय को क्या कहते थे? शूद्र कहते थे। तो शूद्र एक कर्म है, और उसको फिर निम्न दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है, ये शायद आपका प्रश्न जी। है। ठीक। कि शूद्र को इन सब छोटी छोटी चीजों से क्यों एसोसिएट कर दिया गया है कि शूद्र का मतलब स्वीपर होता है, शूद्र का मतलब चमड़े का, मांस का काम करने वाला होता है। हाँ, देखिए, शेड्यूल अगर शेड्यूल ट्राइब शूद्र होता है। अगर आपको ये बताएं कि कौटिल्य क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने सेवक से मल मूत्र और जूठा न उठवाए, उसकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट ऑर्डर था एक तरह से, और जो हमारे प्रशासन, हमारे जीवन काल में ये होता आया था। बट हमारे यहाँ तो कहते हैं कि आप ये समझिए कि 1700 1760 में शायद अलेक्जेंडर एक करके एक किताब लिखा था, उसने अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बताता है भारत में, वो मात्र 6% थी। जो रूरल पॉपुलेशन 94% थी, वो आज भी आप बता दीजिए वो कहाँ जाती थी शौच करने? वो खेतों में जाती थी, जंगलों में जाती थी, तालाब के किनारे जाती थी। तो उसको कोई स्वीपर की जरूरत थी क्या? ये व्यवस्था तो अभी शुरू हुई है, जब लोग शहरों और सिटी में रहने वाले लोग आ गए। शहरों में रहते थे मुगल, मुसलमान, क्योंकि ये गिरोह में रहना होता है, लूट के आओ गिरोह में रहो। और उसी तरह से जब ईसाई आए तो वो भी अपनी सिटीज़ में रहते थे, कि जो भी अत्याचार करना है, लूटना है, एक फोर्ट, एक किला बना के उसमें रहो, सुरक्षित रहोगे। ये व्यवस्था तब से लागू हुई, और इसके भी प्रमाण है, वो भी दे देंगे आपको। प्रश्न ये है कि शूद्रों को निम्न कैसे माना गया? जब आपके इकोनॉमिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा था, तो सिर्फ इकोनॉमिक व्यवस्था को नहीं ध्वस्त किया जा रहा था, आपके गुरुकुल शिक्षा पद्धति को भी नष्ट किया गया। धर्मपाल की पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री, इसमें बहुत शानदार वर्णन है कि 1820 में भारत में लगभग प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल था। उसको नष्ट किया गया। 1835 में आता है मैकाले, और उसके बाद 1854 में एक आता है कि वो कौन सा मैग्ना कार्टा। मतलब अगले आने वाले 100 सालों में वो उन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था के स्कूल चलाने का प्रयास किया। लेकिन 1930 में बिल दुरंत कहता है कि अभी भी ब्रिटिश एजुकेशन के मामले में भारत में शिक्षा को उस स्तर तक, ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाए हैं जितना 100 साल पहले भारत था। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि शिक्षा को माध्यम बनाया गया माइंड को मैनिपुलेट करने का। इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, पता नहीं समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसकी शुरुआत होती है कि बाइबल के जो जेनेसिस में एक कथा है, उसको जब ब्रिटिश का और ईसाइयों का पूरा कब्जा पूरी दुनिया में हुआ, तो उन्होंने पूरे दुनिया की सोसाइटी का अपने हिसाब से निर्धारण किया। उनके हिसाब से निर्धारित और डिफाइन करने का तरीका वही होगा जो उनके पास चश्मा था। उनके पास चश्मा क्या था? बाइबल का चश्मा था। बाइबल में एक कथा है कि प्रलय होती है। प्रलय होती है तो जो गॉड था उनका आके, उस समय का जो पैगंबर था नोह को कहता है कि आप एक एक जो है एक जोड़ा हर चीज़ का ले लो, जितने भी दुनिया में जीव होते होंगे, और ये प्रलय मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक और कहानी है। तो प्रलय के बाद काफ़ी दिनों तक प्रलय बनी रही। फिर एक समय आया कि प्रलय ख़त्म हो गई और धरती सूख गई। तो गॉड फिर आता है नोह से, और अपने और भी बातचीत होती है, उसके बारे में नहीं डिटेल बताएंगे। फिर वो कहता है कि कुछ खेती बाड़ी करो,
तो नो ने अंगूर की खेती किया और अंगूर से बनाया शराब। वाइन। हाँ, अंगूर की बेटी। और बाइबल कहती है, बाइबल की जेनेसिस में ये लिखा है 9वें चैप्टर में, कि जो पैगंबर नूह थे वो शराब पी करके पूरा जो है धुत हो गए और अपने टेंट में नंगे लेटे हुए थे शराब के नशे के कारण। तो उनके जो 3 पुत्र थे, जफेत, शैम और हैम। तो जो हैम था वो जाके देखता है कि उसके पिताजी नंगे लेटे हुए हैं, तो वो लौट करके आता है और अपने अन्य 2 भाइयों को बताता कि ऐसा ऐसा है। तो उसके 2 भाई जो दूसरे और थे, वह क्या करते हैं कि वो उसकी नंगेपन को ना देखे करके, अर्थात वो एक चादर ले जाते हैं और मुंह अपोजिट दिशा में घुमा करके उसको ढक देते हैं। सुबह जब शराब उतरती है तो नो ने पूछा कि क्या हुआ, उनको बताया गया पूरी घटना। तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने हैम और उसके बच्चों, जिसको कैनान कहते हैं, उनको शाप दिया कि तुम अपने इस अपराध के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे बच्चे, बाकी तुम्हारे 2 भाई जो हैं, इनके जो बच्चे होंगे, इनकी गुलामी करेंगे। श्राप किस कारणवश दिया, मतलब नंगा देखने पे बस श्राप दे हाँ, दिया? नंगा देखने पर शराब पी के लेटे हुए थे, उसने नंगा देख लिया, यही उसका अपराध था। बाकी 2 बेटों ने उसको नंगा नहीं देखा, मुंह उधर घुमा लिया था। ये बात, ये एक हमारे भाषा में कहें तो पौराणिक कथा है, जिसको कि ईसाई जो धर्म गुरु थे, इन्होंने इसको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बना करके इसको पूरी दुनिया में अप्लाई किया। जैसे अब आपने नाम सुना होगा रंग भेद नीति, ठीक, अपार्थाइड। और जो अमेरिका में 1960 तक चलती रही। अब ये कहाँ से जन्म हुआ? हमारे यहाँ भी रंग का, वर्ण का अर्थ रंग बताया गया है। ये कोई ग्रंथ नहीं बताता, ये जो इतिहासकार हैं, जो क्रिश्चियन इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया है। अब इसका एप्लीकेशन देखिए कैसे किया। 3री शताब्दी में ओरिजिन ऑफ अलेक्जेंड्रिया नामक एक पादरी हुआ, जो बहुत बड़ा धर्मशास्त्री माना जाता है उसका, क्रिश्चियनिटी का। 250 के आसपास यूरोप के गोरे लोगों ने, ईसाइयों ने, इजिप्ट और इथोपिया पर प्रोबेबली, या कोई और देश है जहाँ के निवासी काले थे, रंग थे, उन पर कब्जा किया और उनको गुलाम बनाया। तो ओरिजिन ने इसको एक्सप्लेन किया कि ये इनका जो गुलामी है, इनकी ये गुलामी के लायक हैं, क्योंकि ये प्रभावित हैं नूह के उस श्राप से। नूह के ने जो श्राप दिया था कि हैम के जितने वंशज होंगे वो गुलामी में रहेंगे, और ये उसी इनके इनके अपराध के कारण, हैम के अपराध के कारण इनका रंग काला हो गया है। अब वहाँ से चलिए, अब आप जंप करिए और आइए आप 15वीं 16वीं शताब्दी में। तो ये नोआ आर्क हमारे वर्ण व्यवस्था से कैसे रिलेटेड है? मैं उसी को ला रहा हूँ, वहीं पर ला रहा हूँ। जब तक आप पूरी कथा नहीं समझेंगे कैसे बता पाएंगे। फिर आप आइए वास्को डी गामा, कोलंबस, ये वो, और जब भारत पर अल्टीमेटली ब्रिटिश का कब्जा हुआ और इन्होंने भारत के समस्त उद्योगों को नष्ट करना शुरू किया, क्योंकि भारत तो कपड़े एक्सपोर्ट करता था इनको, 1700, सब कुछ, मसाले, कपड़े और न जाने क्या क्या, ठीक। लेकिन फिर यहाँ पे विलियम जोन्स नामक एक आदमी आता है, जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था सन 1784 में। वो कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था। उसने भारतीय समाज के बारे में और भारतीय इतिहास के बारे में बाइबल का आरोपण करके व्याख्या करना शुरू किया, और या कहिए कि दुर्व्याख्या करना शुरू किया, जो कि यूरोप में उसमें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय साहित्य के रूप में उसने मार्केटिंग हुई उसकी। फिर आता है कि हाई स्कूल पास प्रोफेसर डॉक्टर मैक्स मुलर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम था,
1859 में 1859 में एक अफवाह वो लिखता है, ऋग्वेद का संदर्भ देके, ऋग्वेद में है कि नहीं से नहीं मतलब है, ऋग्वेद का संदर्भ देके इंडो आर्यन अफवाह रचता है कि एक कोई ऐसी जगह है जहाँ पर स्टेपीज, जहाँ पर मानवता का जन्म हुआ और जहाँ पर ब्राह्मण और ये क्रिश्चियन लोग, आर्य मतलब उसने कहा इंडो हो गया, ब्राह्मण हो गया, आर्यन मतलब क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन एक साथ रहते थे किसके बगल में, तुरानियन के बगल में, लेकिन उनसे सेपरेट। तो अब ये तीन काम हो गई, एक तो हो गया इंडो आर्यन ब्राह्मण और क्रिश्चियन, और एक तुरानियन मतलब सेमाइट्स, सैम के पुत्र। और अब ये जो जिन देशों पे इन्होंने कब्जा किया था, अमेरिका से लेके, अफ्रीका से लेके, भारत से लेकर के, उसमें एक वर्ग को इन्होंने कहीं पे पूरे के पूरे वर्ग को, कहीं पर जहाँ पे जैसे अमेरिका में इन्होंने 20 करोड़ लोगों की हत्या की 1500 से 1800 के बीच में, जिसको रेड इंडियंस बोलते हैं। और जो वहाँ पे काले लोग थे और लगभग अफ्रीका से लेके गए थे, तो अफ्रीका को हैमाइट्स कह दिया, हैम के पुत्र कह दिया। भारत में जब इन्होंने इस अफवाह का आरोपण किया आने वाले समय काल में, क्योंकि 1859 में तो उसने अफवाह रचा, लेकिन 1900 आते आते यह यूनिवर्सिटी के कैरिकुलम में एक साइंटिफिक फैक्ट की तरह पढ़ाया जाने लगा कि आर्यन कोई थे जो बाहर से आए थे, और उन्होंने आके यहाँ के एक वर्ग पर कब्जा किया और उनको दक्षिण में विस्थापित किया, जिसको बाद में उन्होंने द्रविड़ की टाइटल दिया। और उसमें कभी वो कई वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिसको आर्यन ने विस्थापित किया। उसमें वो कहते हैं, कभी द्रविड़ कहते हैं, कभी शूद्र कहते हैं, कभी एबॉर्जिन्स कहते हैं, कभी कुछ और इस तरह की एक आध दो वर्ड और हैं। वो मिक्सचर, जो चीज़ जहाँ फिट बैठे उस हिसाब से इन्होंने भारतीय समाज की व्याख्या करना शुरू किया। 1900 आते आते भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो उस जीडीपी का प्रोड्यूसर था, वो इस दरिद्रता में जीने के लिए बाध्य हुआ कि ना उसके पास खाने को अनाज था, ना पहनने को कपड़े थे, ना रहने को घर था। फिर इन्होंने वर्ण व्यवस्था को व्याख्यात करना शुरू किया। तो वर्ण व्यवस्था में इन्होंने वर्ण का अर्थ बताया रंग। तो वर्ण का एक अर्थ रंग हो सकता है, श्याम वर्ण के कृष्ण थे, ठीक, राम भी श्याम वर्ण के थे। लेकिन वर्ण अक्षर क्या अर्थ हुआ, वर्ण धर्म आश्रम का क्या अर्थ हुआ, वर्णमाला का क्या अर्थ हुआ, यहाँ कौन सा काला सफेद करोगे आप। तो ये जो वर्ण का अर्थ रंग बताया गया, ये बाइबल के उसी नोह के जो कर्स था, जो शाप था, और उसकी जो ईसाई धर्म गुरुओं ने जो व्याख्या किया और जो अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों पर उन्होंने उसको आरोपित किया, कालांतर में उसको उन्होंने भारतीय हिंदू समाज पर भी आरोपित किया। इस तरह से दो वर्ग निकल के आए, एक हो गए सवर्ण और एक हो गए असवर्ण। जबकि सवर्ण और असवर्ण की जहाँ पर व्याख्या है संस्कृत ग्रंथों में, उसका दूसरा अर्थ है। सवर्ण का अर्थ है कि उसी कैटेगरी में, उसी वर्ण में, उसी वर्ग में। असवर्ण का अर्थ है कि दूसरे वर्ण में। जैसे अगर एक वर्ण दूसरे वर्ण में शादी करता है तो उसको असवर्ण वाली शादी कहा जाएगा, एक वर्ण उसी वर्ण में शादी करता है तो उसको सवर्ण। मूलतः इसी संदर्भ में प्रयोग किया गया है जो मैंने पढ़ा। कालांतर में इसी को ये आरोपित करेंगे कि ये जो काले वर्ण वाले लोग थे, जो जिनको कि आर्यों ने आके कब्जा किया, वो शूद्र थे, वो निम्न थे, वो नीच थे, मीनियल थे, ऐसी व्याख्या की गई। और अफवाहजनक साहित्य के माध्यम से, ये समाज में एजुकेशन के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ये सब के माइंड में ये घुसेड़ा गया। तो आपके कहने का मतलब है कि जो इंडो आर्यन द्रविडियन जो ये थ्योरी है, ये पूर्णतः बनाई गई है भारतीय समाज ये को बांटने पूरा के लिए। कंकॉक्टेड है। आर्यन द्रविडियन
बनाया गया दक्षिण और उत्तर को बांटने के लिए, और ये जो सवर्ण असवर्ण है या आर्यन है, ये बांटने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए बनाया गया। और कब? जब भारत दरिद्र हो चुका। आपको पता नहीं होगा, 1850 से लेके 1900 के बीच में लगभग 3 करोड़ भारतीय भूखमरी और ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे अभी हुआ था कोरोना, सब कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस, डिजीज जो उनके बाहर से जो ये हाँ अंग्रेज लेके आए, उसको, हाँ, संक्रामक इन्फेक्शंस के कारण मरे, जबकि भारत की उस समय टोटल पॉपुलेशन 30 करोड़ से अधिक नहीं थी। मतलब 10% ऑफ द पॉपुलेशन डाइड बिकॉज ऑफ द हंगर एंड डिजीज। एंड हंगर के कारण उनकी इम्यूनिटी इस कदर गिर गई थी कि वो छोटा सा झटका भी, आज जिसको आप फ्लू कहते हो, क्रोसिन और पैरासिटामॉल की एक गोली लेकर खा के ठीक हो जाते हो। आपको पता है कि 1918 में, आज से 100 साल पहले, ऐसी कोई चीज़ आई थी, यही फ्लू आया था, जिसमें भारत में 12.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे और 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, स्पेनिश फ्लू। और उसके पीछे यही कारण था, भारत की दरिद्रता, और उस दरिद्रता का कारण अंग्रेजी और ब्रिटिश लूट और भारत के डिस्ट्रक्शन। 1945 में एक जापान जब लड़ रहा था पूरी दुनिया से, वर्ल्ड वॉर में, 1945 या 40 के आसपास की बात है, एक बहुत ही बड़ा पोस्टर पूरी दुनिया में प्रचारित घुमाया गया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत के जो वीवर्स थे, या भारत के जो बुनकर थे, भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको उनके हाथ काट दिए, मतलब उनको बेरोजगार कर दिया गया। लेकिन, और इसके बारे में आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके बारे में कोई एक आदमी बात नहीं कर रहा है। इसके बारे में एक सीरीज है लेखकों की जिन्होंने लिखा है, कम से कम 7-8 को तो मैंने पढ़ा है, कहिए तो नाम बता देता हूँ। 1875 या 85 में H.H. हैंडीमैन लिखता है बैंकरप्सी ऑफ इंडिया, 1885। 1900 की शुरुआत में गणेश सखाराम देवस्कर लिखते हैं देशेर कथा, देश की बात, जिसको अभी 2004 में एक वामपंथी विद्वान ने पुनः प्रकाशित करवाया है, देश की बात। दादा भाई नौरोजी रखते हैं कि ब्रिटिश अनरूल एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया। रोमेश दत्त लिखते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 2 वॉल्यूम या 3 वॉल्यूम की है। बिल दुरंत नामक इतिहासकार, जो कि दुनिया का इतना बड़ा इतिहासकार है, उससे बड़ा इतिहासकार कोई पैदा नहीं हुआ, उसने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन लिखी है 11 वॉल्यूम की पूरी दुनिया में। उसने पुस्तक लिखी द केस फॉर इंडिया 1930 में। 1929 में जय सुंदरलैंड एक मोटी किताब लिखी, इंडिया इन बॉन्डेज। ये सारे वर्णन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत के व्यापार को, उद्योगों को कैसे नष्ट किया गया और उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको वर्णित किया गया है। लेकिन यह पार्ट इतिहास के पन्नों से गायब है, पूरी तरह से गायब है। और जो कल्पित और अफवाहजनक हिस्ट्री जो लिखी गई आर्यन अफवाह को आधार बना करके, वही एक सामाजिक सत्य और वैज्ञानिक तथ्य की तरह परोसा गया है पिछले 100-150 वर्षों से, और आज भी परोसा जा रहा है। उसके अनेक कारण थे। उसके सबसे प्रथम कारण ये था कि आपने सुना होगा तो, क्या व्हाइट मैन्स बर्डन किताब एक लिखी थी एक अंग्रेज राइटर ने, मुझे नहीं याद है, कि मतलब हिंदुस्तान पर राज करना ये अंग्रेजों के लिए एक बर्डन है, मतलब वो बड़ी कृपा कर रहे थे। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उन्होंने
यहाँ से लूट के अपने यहाँ औद्योगिक क्रांति शुरुआत की। इवन मैकाले तक इससे एग्री करता है। और अभी अभी तो विदेश मंत्री ने लिखा, एस जयशंकर ने अभी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में ये बात कही कि ब्रिटिश, रुडयार्ड किपलिंग, हाँ रुडयार्ड किपलिंग ने लिखे थे व्हाइट मैन्स बर्डन। और रुडयार्ड किपलिंग प्रॉब्लम इंडिया में ही था, जन्मा था, पला था, बड़ा था। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा कि ब्रिटिश अंग्रेजों ने भारत से $45 ट्रिलियन लूटे। और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे लिखा ब्रिटेन ने कोई एतराज़ नहीं किया, कहीं से कोई एतराज़ नहीं किया। शशि थरूर ने वो 2016 में बोला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये बात बोली है, कहीं से कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारे इतिहासकार और सामाजिक शास्त्री इसकी विवेचना करने में अक्षम रहे हैं कि इस लूट का भारतीय जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा। जो उन्होंने लूट करी उसके कारण यहाँ के उद्योगों का क्या हुआ, यहाँ के शिक्षा सिस्टम का क्या हुआ, यहाँ के संस्कृति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और वही अफवाहजनक इतिहास और सामाजिक शास्त्र हमको परोसा जा रहा है, जिसके कारण बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने अभी कहा ब्राह्मण एंटी ब्राह्मणिज्म और जाति को ख़त्म करने की बात अभी आई है पेपर्स में, और जिसका सोशल मीडिया पे काफ़ी विरोध भी हुआ, ये लोग अभी भी उसी इतिहास में पढ़ रहे हैं और उसी इतिहास को जी रहे हैं। सर मेरा आपसे एक और सवाल है, क्या ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई है? पहली बात तो वर्ण व्यवस्था जैसा शब्द आज तक कहीं किसी भी संस्कृत धर्म ग्रंथ में नहीं। जैसे कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं चातुर्वर्णमय सिस्टम, उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नेचुरली जो क्रिएशन है, क्रिएशन के 4 पार्ट होते हैं। वन इज स्किल, ठीक है, मेधा है, भाई आज मेधा के दम पे ट्विटर, जुकरबर्ग पूरी दुनिया में कब्जा कर रहे हैं। दूसरा है डिफेंस, क्षत्रिय है। पहला है ब्राह्मण मेधा, शक्ति वाले ब्राह्मण। डिफेंस जो नेचुरल जिसके अंदर ये एप्टीट्यूड हो डिफेंस का, समाज की रक्षा करने का, दूसरों के घर पर कब्जा करने का नहीं, दूसरों को सताने का नहीं, दूसरों को सताने का जो आक्रमणकारी का करने का ये जो वो है, जो सिद्धांत है, वो ईसाइयत का है और इस्लाम का है। हमारे यहाँ आर्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? सभ्य के लिए प्रयोग। सभ्य लोगों को आर्य कहते हैं। अब जब आर्य की बात हो रही तो बता देते तुम। आर्य शब्द जो है उसमें संस्कृत का एक है, शब्दकोश है, अमर सिंह पुरोहित, उन्होंने कहा कि खट सज्जना, सज्जनों को 6 नाम से जाना जाता है। महाकुल, कुलीन, आर्य, सभ्य, सज्जन, साधवा। तो सज्जन है जो साधु है, जो उसी को आर्य कहते हैं। आक्रमणकारी को आर्य नहीं कहते, उसको अनार्य कहते हैं। तो जो और उसी को कई बार अनेक ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा गया है कि साधु किसको कहते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान है तो मैं ज्ञान दूँ, मेरे पास शक्ति है तो मैं शक्ति से दूसरे की कमज़ोर की रक्षा करूँ, मेरे पास वाणिज्य है तो मैं धन दूँ। तो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की रची हुई नहीं है, ये झूठ फैलाया गया है कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की बनाई हुई है, ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। कोई ग्रंथ शायद बोलता भी नहीं है। हमने एक जगह पढ़ा है, भगवत गीता में पढ़ा, हालांकि वो आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो हो सकता है अध्यात्म के संदर्भ में कहा गया है, लेकिन वो एकदम नेचुरल क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्ट है। किसी के पास बुद्धि अधिक है तो बुद्धि प्रयोग करे, किसी के पास शक्ति अधिक है, नेचुरल टैलेंट है, किसी के पास वाणिज्यिक टैलेंट है, और किसी के पास नेचुरल टैलेंट है मैन्युफैक्चर की, सर्विस प्रोवाइड करने की, नृत्य की, गायन की, वादन की,
अभी आप ये कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इसकी है, तो उसका विस्तार करें और सब मिल करके समाज को एक दूसरे के सहयोग से समृद्ध बनाएं और शक्तिशाली बनाएं। ये इस व्यवस्था का अर्थ है। तो ब्राह्मणों को मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, कहीं भी मतलब मैंने कई जगह सुना है, फिल्मों में सुना है, स्टैंड अप कॉमेडियंस को बोलते हुए सुना है कि ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था अपने फायदे के लिए शुरू करी। नहीं, तो ये कहाँ से ये ब्राह्मणों पे दोष डालना, ब्राह्मणों नहीं को तो, इस चीज के लिए मैं ये जिम्मेदार? पूछना चाहता हूँ कि हाँ। अपने फायदे में उन्होंने कौन सा फायदा लिया? हम्म, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों ने व्यवस्था अपने फायदे के लिए बनाया, तो उन्होंने कौन सी व्यवस्था, कौन सा अपने लिए कौन सा लाभ लिया उसका? ये तो नियम है कि ब्राह्मण अपनी शक्ति को ज्ञान के रूप में एकत्रित करेगा, लेकिन धन एकत्रित नहीं करेगा। ये नियम था। और समाज को ज्ञान देगा और उसकी फीस नहीं लेगा, बदले में समाज उसका पोषण करेगा। पोषण करेगा उसको, उसको सिंहासन नहीं देगा, उसको अरबपति नहीं बनाएगा। तो कौन सा लाभ लिया भाई? कोई बता दो, गिना दो। हाँ, कोई रावण जैसा अहंकारी ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि कोई भी वर्ण संपूर्ण रूप से न तो अच्छी हो सकती है ना बुरी हो सकती है, क्योंकि वो व्यक्तिगत गुण दोष से हर कोई प्रभावित तो होता हमने अपने सर इतिहास में देखा है, कई वेद पुराणों कथाओं में हमने देखा है, राजा महाराजा भी साधु बने, है। हाँ, एकदम। यानी कि वो क्षत्रिय से वो ब्राह्मण बन गए थे। हम्म। हम्म। और परशुराम जी को देखा जाए तो उन्होंने शस्त्र उठाए अपनी रक्षा करने के लिए, तो वो ब्राह्मण से उन्होंने फिर क्षत्रिय का नहीं, धर्म। देखिए उसको ऐसे समझिए, ब्राह्मणवाद ब्राह्मण के विरुद्ध नहीं है। पहली बात, एक बात जान लीजिए, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ब्राह्मणवाद वस्तुतः ब्रह्म के विरुद्ध है। ब्रह्म अर्थात हिंदू जिसको परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, जिससे कि हिंदुओं को इस खांचे से, इस ढांचे से, इस सिस्टम से निकाल के ईसाइयत के बारे में घुसाया जा सके। ये उससे बड़ी साजिश है। ब्राह्मणों के विरुद्ध साजिश नहीं है, ये ब्रह्म के विरुद्ध साजिश है। सनातन पे साजिश है। यस। और इसका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसका इतिहास 150 साल पुराना है। जब मैक्सवेलर ने ये अफवाह रची, भाई 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत को लूटने से ही फुर्सत नहीं थी। तो अगर आप कोई साहित्य 1757 और 1857 के बीच अगर खोज खाज के लाएंगे, जैसे मैं उदाहरण स्वरूप बताता हूँ, ये पुस्तक दिखाता हूँ मैं, इसको फोकस करिए, फोकस करिए इस पर। ये 1807 में पुस्तक लिखी गई है और इसको लिखा है फ्रांसिस हैमिल्टन बुचनन ने, जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, कैनरा एंड मलाबार। इसमें कहीं भी ऐसा 1500 पेज का ग्रंथ है, 3 वॉल्यूम में है, कहीं भी ऐसी ब्राह्मणिज्म या अनटचेबिलिटी, अछूत, इस सब का वर्णन नहीं है। क्यों नहीं वर्णन है भाई? ये जब टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हराया 1799 में, तो 1800 में इनको सौंपा गया कार्य साउथ इंडिया का पूरा सर्वे करने के लिए, कि यहाँ पे व्यापार कौन सा होता है, यहाँ पे जो जनसंख्या है वो किस तरह की है, यहाँ पे कृषि कौन सी होती है, यहाँ पे इंडस्ट्री कौन सी है, यहाँ पे ट्रेड कौन सा है, यहाँ पे कॉमर्स कौन सा है, कौन सी चीज़ यहाँ इंपोर्ट होती है, कौन सी चीज़ यहाँ एक्सपोर्ट होती है, इसका डिटेल्ड एनालिसिस। और जब इसकी बात चल रही है तो ये भी बता दूं, जो जो भी ये कंट्रोवर्सी की कास्ट को ख़त्म किया जाए, मैं उसको पहले ये बता देता हूँ कि 1800 तक कास्ट के संदर्भ में वेस्टर्न की पश्चिमी विद्वानों के निगाह में कास्ट का क्या अर्थ था। इसके पेज वॉल्यूम थ्री में पेज नंबर 5 से लेकर के
8 तक इसमें लिखा गया है कि एक तालुक साउथ डिवीजन ऑफ प्रोविंस ऑफ कैनरा, कैनरा के जो साउथ डिवीजन था उसका इसने जनसंख्या गणना कितने लोग थे वो निकाला है, और लिखता है कि ये जो कैटेगरी उसने की जो समुदायों की, हिंदू समुदायों की, उसको कम्युनिटी उसमें उसने लिखा कि कास्ट आर ट्रेड्स। इसका अर्थात था इस समय तक कास्ट का अर्थ सिर्फ इतना ही था कि जो स्किल्ड कम्युनिटीज थी मैन्युफैक्चर में, उसका अर्थ कास्ट अंग्रेजों की निगाह में था या यूरोपीय विद्वानों की निगाह में था। भारत के संदर्भ में भारतीय जितने भी ग्रंथ हैं, संस्कृत ग्रंथ हैं, वो कास्ट का अर्थ तो नहीं जानते, जान भी नहीं सकते, हम भी नहीं जानते। वो जाति शब्द के लिए जो प्रयोग किया गया है, जैसे उसमें इसका संस्कृत डिक्शनरी जो अभी मैंने नाम लिया, अमर सिंह प्रणीत अमर कोश में, वो कहते हैं कि जाति का अर्थ सुमन और एक और पुष्प, दो पुष्पों का नाम बताया है, सुमन और माली ऐसे कुछ, तथा सामान्य जन। वाल्मीकि रामायण और तुलसी के मानस के अनुसार जाति का अर्थ है फैमिली, और हमारी हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हमारा हिसाब से तो अरबों साल की है, लाखों साल की है, बाकियों के हिसाब से 10,000 साल की है, 8,000 साल की है। तो एक फैमिली जो कभी शुरू हुई 1, 2, 3, 4 से आज की तिथि में वो कितना विस्तारित हुई है, फैमिली ट्री। जाति का अर्थ भारतीय संदर्भ में फैमिली ट्री था, जो कि किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में या किसी और उद्योग में स्किल्ड होती। तो जाति का अर्थ था हमारे समाज में एक स्किल्ड कम्युनिटी, सर्विस प्रोवाइडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड व्हाट नॉट, ट्रेडर्स, और इसके प्रमाण है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि एक फैमिली में कई जातियां, कि मेरा बेटा ब्राह्मण है, मेरा बेटा नहीं, क्षत्रिय, मेरा ये छोटा बेटा क्षत्रिय है, वो ये काम करता है। वो अलग है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। वो उसका ऐसा प्रमाण है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि एक ही फैमिली में अगर 4 पुत्र हों तो उसमें एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, तो उसको संपत्ति का बंटवारा कैसे करें, इससे संदर्भ में कौटिल्य में अर्थशास्त्र में है। लेकिन वहाँ जाने की कोई मतलब नहीं। अभी तो हमको ये समझना है कि जो आज की डेट में हम कास्ट सिस्टम समझते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण ब्राह्मणों ने किया या जो मॉडर्न जो हमारे रूलर्स थे, लुटेरे ब्रिटिश थे, उन्होंने किया। आप ये समझिए कि जैसे आप यूनिवर्सिटी गए होंगे तो आपसे पूछा गया होगा कि आपका रिलीजन, धर्म क्या है और कास्ट क्या है या जाति क्या है, तो आपने क्या लिखा? ब्राह्मण। ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तो कास्ट नहीं है, जाति नहीं है, ब्राह्मण तो वर्ण है। आप द्विवेदी हैं, द्विवेदी आपकी जाति हो सकती है, द्विवेदी का वंश वृक्ष, और फिर द्विवेदियों में कई द्विवेदी होंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक वर्ण है। उसी तरह क्षत्रिय, उसी तरह वैश्य। तो अब आप ये समझिए कि किस तरह से विधान बना के, कानून बना करके अब अफवाह को भारतीय समाज पे आरोपित किया गया, करके कास्ट सिस्टम का निर्माण किया गया। आर्यन अफवाह के बारे में बात हुई। हमारे यहाँ जनगणना शुरू हुई है 1872 से, अंग्रेजों ने शुरू किया। 1872 में उन्होंने वर्ण के आधार पर जनगणना किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर 1881 में 10 साल बाद फिर इसी आधार पर किया, वर्ण के आधार पर। 1891 में उन्होंने प्रोफेशन के आधार पर जनगणना किया। 1901 में जो एक रेसिस्ट वो था, ईसाई था, एच रेस्ले, वो जनगणना का वो था। रेस्ले, रेस्ले, RISLEY, रेस्ले। उसका भारत विभाजन में बहुत बड़ा रोल था, पाकिस्तान और भारत विभाजन में, वो कभी फिर बात करेंगे हम लोग। लेकिन ही वॉज अ फैनेटिक क्रिश्चियन, और वो भारत में बहुत दिनों से काम कर रहा था, और रेस थियरी भी बहुत काम किया उसने, ठीक है।
जो रेस थियरी जो बाइबल से जन्मी थी, जो यूरोप में विज्ञान की तरह फैली, उसका उसने हिंदुस्तान में अप्लाई किया था। उसने 1901 की जनगणना में आर्यन अफवाह को अप्लाई किया हमारी जनगणना में। उसने क्या किया कि उसने ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको उसने घोषित किया कि 3 कास्ट, अपर कास्ट। बाकी करीब 2778 या ऐसे कुछ और कम्युनिटीज़ का उसने वो किया, लिस्ट बनाई, जिसको उसने घोषित किया कि लोअर कास्ट। यहाँ से कास्ट सिस्टम का निर्माण हमारे ऊपर आरोपित हुआ, जिसकी आधुनिक स्वरूप हम देख रहे हैं। उसने वर्ण शब्द को गायब कर दिया और शुद्ध शब्द को गायब कर दिया। मतलब मोटे मोटे तौर पे ये माना जाए, जो हमारे जीडीपी की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग थे हजारों वर्ष से, 1750 तक, जो 25% 24% जीडीपी निर्माता थे, उसमें उनको उसने अनेक इस तरह से कास्टों में तब बांटा जब हमारे यहाँ की पूरी तरह से जीडीपी उसने अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया और इसका आरोपण किया कि ये ब्राह्मणों की देन थी। ये मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है। मनुस्मृति में जाति जैसा शब्द शायद ही मिले, वर्ण तो मिलेगा लेकिन जाति जैसा शब्द शायद ही मिले। मैंने पढ़ी नहीं पूरी, कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन अगर मिलेगा भी तो उसका संदर्भ वही होगा जो मैंने आपको बताया है, जन्म के संदर्भ में होगा या परिवार के संदर्भ में होगा। तो जो हम आधुनिक समाज के विध्वंसात्मक राजनीति को हम देख रहे हैं और जिसके लिए संस्कृत ग्रंथों और ब्राह्मणवाद को और हिंदुओं को और सवर्णों को दोषी दिया जाता है, उसके मुख्य निर्माता वही ब्रिटिश लुटेरे हैं जिन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर भारत में 190 साल में लूटा था और भारत की एग्रीकल्चर, भारत के मैन्युफैक्चरिंग, भारत के ट्रेड, भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की संस्कृत, सबका विनाश किया और भारत के इतिहास और समाज की दुर्व्याख्या की। यूनिवर्सिटी में आज भी उन्हीं की दुर्व्याख्या की गई, हाइपोथेसिस, थ्योरीज और अफवाह पढ़ाई जा रही हैं। छोटे बच्चों को भी वही पढ़ाई जा रही है। इवन तो संविधान भी उसी के द्वारा निर्मित किए गए जो जो लिस्ट है उसको आधार बना करके 1936 में SC/ST का निर्माण हुआ और फिर भारत में जो उसके बाद जो सफ़ेद अंग्रेज गए और काले अंग्रेज आए, तो उन्होंने 1989 में उन्होंने उस मंडल कमीशन के आधार पर उसी थ्योरी को अप्लाई किया। काले अंग्रेजों का अर्थ है कि जब वो माइंडसेट के लोग, जिस माइंडसेट को निर्मित किया था पढ़े लिखे भारतीयों का, जिन्होंने सत्ता हथियाई अंग्रेजों से, नेहरू, एकमात्र नेहरू नहीं, होल ऑफ द इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और मोस्ट ऑफ देम वेयर द बैरिस्टर्स। तो जिसको आप, अगर मैं जिसको बोलता हूँ, गांधी का इसमें संदर्भ नहीं लेना चाहिए क्योंकि गांधी तो 1948 में मर ही गए। 47 में भारत आजाद हुआ और 6 महीने में मर गए। तो इस ये जो सामाजिक सिस्टम है, जो विधान है जो बनाए गए, उसमें गांधी का कितना रोल होगा। लेकिन कहीं कहीं, लेकिन गांधी नहीं, गांधी उतने भ्रमित नहीं थे। गांधी धर्म और वर्ण व्यवस्था के पोषक थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी है, स्वीकारा है और जाति को उस अर्थ में नहीं समझा जिस अर्थ में आज हम जाति को समझ रहे हैं। उन्होंने ईसाई मिशनरियों की उस समय आलोचना किया था कि किस तरह से वो गरीब और दुर्दशाग्रस्त भारतीयों का कोई भी उद्धार नहीं कर रहे हैं, सामाजिक, ना सामाजिक उद्धार ना आर्थिक उद्धार, सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए अफवाह चला रहे हैं। इस पर गांधी इसमें इन्वॉल्व नहीं। हाँ, नेहरू और ढेर सारे ब्रिटिश एजुकेटेड इडियट इंडियन बैरिस्टर्स, बीप्स, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वो उस मैकाले शिक्षा पद्धति से निकले थे जिनको उस भारत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था जो भारत है
और उनको उस भारत के बारे में मालूम था जो कि आरोपित किया था हिस्ट्री और सोसाइटी के माध्यम से अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने, यूरोपियंस ने और क्रिश्चियन मिशनरीज ने। इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या विचार था या उनका क्या कहना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उन्हीं में से एक थे। वो तो जाति को नष्ट करने की बात कर रहा है उन्होंने। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा है, एक पुस्तक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब कास्ट या जाति को रिलेट करना चाहते हो तो भारतीय संदर्भ में कैसे करेंगे? हम अपने वंश वृक्ष को कैसे नष्ट कर सकते हैं? आप किसी के वंश वृक्ष को नष्ट कर सकते हैं? तो वो भी उसी तरह से कंफ्यूज थे, उन्हीं साहित्यों को पढ़ करके। उनको भी भारत के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनको संस्कृत नहीं आती थी। उन्होंने अपनी पुस्तक हू वेयर शूद्राज में, जिसकी मैंने समालोचना भी लिखी है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, लेकिन आज तक संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कर चुके हैं लोग, और उसके आधार पर मैं ये अपना ग्रंथ लिख रहा हूँ। और संस्कृत का अनुवाद करने वालों में जो लोग मैक्सिमम थे, उसमें मैक्स मुलर जैसे लोग थे, जिनको डॉक्टर और प्रोफेसर कहा जाता है। अभी एक पुस्तक आई है ट्रुथ्स, प्रदोष साइज ने लिखा है, रिसर्च बुक है, 2016 में आई प्रोबली। इसने रिसर्च करके लिखा है इस व्यक्ति ने कि मैक्स मुलर मात्र हाई स्कूल पास था, और उसको डॉक्टर कहना, उसको प्रोफेसर कहना, प्रोफेसर स्थापित करना एक फ्रॉड था, और उसको पूरा एक्सपोज किया है। जबकि हमारे ब्रिटिश एजुकेटेड इडियट बैरिस्टर्स और उसको विधान बनाने वाले लोगों ने जर्मन दूतावास को आज भी मैक्स मुलर भवर के नाम से संरक्षित कर रखा है। तो इतिहास के पन्ने उलटने की जरूरत है, असली इतिहास को बाहर लाने की जरूरत है, और ऑथेंटिक इतिहास को बाहर लाने की जरूरत है। आपने हमको बहुत मतलब एक ऐसा जो बताया, उसको सुन के तो लगता है कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा और जो हम मीडिया में रोज देखते हैं, उनको किसी को ज्ञान ही नहीं है कि सच्चाई है क्या। नोबडी इज रेडी टू, बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैंने 8 साल 10 साल अध्ययन किया। अगर आप भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री को नहीं जानते हैं तो जो इतिहास भारत के संदर्भ में लिखा गया है वो इतना मिस्टेरिकल है, आप उसको समझ ही नहीं सकते। क्योंकि आर्थिक इतिहास और इकोनॉमी ही किसी समाज, किसी देश की बैकबोन है। आज भारत उन्नत कर रहा है मात्र 70 साल में, और उस मुकाम पे पहुंच गया है कि अब अमेरिका और यूरोप को तकलीफ होने लगी है। नाउ दे आर यूजिंग देयर सॉफ्ट पावर भारत में विखंडन करने की के लिए, सामाजिक उथल पुथल पैदा करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे टोटल इकोनॉमी है, जिसमें कि अमेरिका लैग कर रहा है, पीछे जा रहा है, यूरोप पीछे जा रहा है, भारत, चाइना जैसे देश आगे जा रहे हैं। तो किसी भी देश का, हमारे यहाँ धर्म के जो 4 पुरुषार्थ थे, वो थे अर्थ, प्रथम अर्थ, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। लेकिन आर्थिक इतिहास को भुला करके गप्पों और अफवाहों पर जो लिखे गए साहित्य हैं, यूरोपियन ईसाइयों द्वारा, मिशनरियों द्वारा, वो काम आज भी है। पहले ऑक्सफोर्ड कर रहा था, अब हार्वर्ड कर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है साउथ एशिया स्टडी करके, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो काम निरंतर आज भी जारी है, लेकिन हमारी तरफ से कोई काउंटर नहीं तैयार हो रहा है। हम कोई भी काउंटर इंटेलेक्चुअल तैयार नहीं कर पा रहे हैं, ना कोई अपना इकोसिस्टम बना पा रहे हैं। चलिए सर, मैं आशा करता हूँ कि हम लोग भी इस पे एक काउंटर डिपार्टमेंट तैयार कर सकें। मैं तो चाहूँगा कि इस पर आप एक जो है एक सेमिनार, क्या एक वर्कशॉप आयोजित करिए, 2 दिन 3 दिन की, और उस पर हम लोग पूरा बताएं लोगों को। आपका सबसे पहले अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना इतना कीमती बहुमूल्य समय दिया, और हम आशा करते हैं कि लोगों को ये बातचीत आपके और हमारे बीच की पसंद आएगी। पसंद तो आनी चाहिए, देखते हैं स्टेटस से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार मित्रों, यह एक नया प्रयास है आपके सामने आने का। इसके पहले मैं फेसबुक के माध्यम से लिख करके आपको अपनी बातें बताता था, लेकिन ये नया प्रयास है कि
वीडियो के माध्यम से वही बातें आपको और स्पष्ट रूप से आपके सामने रखूं। आपसे अपेक्षा होगी कि आप अपनी बात खुल करके इस वीडियो की उसमें प्रतिक्रिया में लिखें। सहमति, असहमति, आपकी जिज्ञासाएं, सब कुछ, सबका स्वागत होगा। मैं अगली वीडियो में उनमें कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ और करूं, उनका उत्तर दूं। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी वीडियो को देखने के लिए आग्रह कीजिए। नमस्कार।